Good morning, dear listeners. A very warm welcome to all of you. Prepare to be captivated by the extraordinary journey of Dhyaneshwar Mule on Vichar Vahini, where we unveil the narratives of those shaping our world. From the corridors of diplomacy to the realms of literature, Mule's story is a testament to the resilience and vision. Join us as we unravel his remarkable life filled with diplomatic triumphs, literary prowess, and a relentless pursuit of global change. Get ready for an exhilarating conversation that will leave you inspired and empowered. नमस्कार सर, आज आपका कोर रेडियो में खूब खूब स्वागत है। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी आपके साथ यहाँ स्टूडियो में आकर और आपसे संवाद करना और हमारे जो विद्यार्थी है उनके सामने बातें करना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले मैं सबको वैलेंटाइंस डे की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच सर। आई बिलीव हमारे जितने भी श्रोता आज हमें सुन रहे हैं, आपकी इन शुभकामनाओं की उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो चलिए सर, आज का हम ये विचार वाहिनी का सफ़र शुरू करते हैं और हमारा पहला प्रश्न आपके लिए ये रहेगा कि ध्यानेश्वर मूले जी के रूप में कोल्हापुर की मिट्टी किन किन देशों में अपनी सुगंध छोड़कर आई है और आपका अनुभव कैसा रहा? एक विनोबा जी हमेशा कहते थे सब भूमि गोपाल के। जी ठीक है। और या हमारे इंडियन फिलोसफी में हम कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम। हाँ जी। एक डिप्लोमेट का जो जीवन होता है, राजनयिक का जीवन, वो बिल्कुल विश्व नागरिक के जैसे होता है। तो उसमें भी 6 देश ऐसे रहे जहाँ पर मैं अपनी इस मिट्टी की सुगंध वहाँ कर ले गया हूँ और वहाँ से उन देशों का जो परिमल है, सुगंध है, वो वापस भारत लेके आया हूँ। सबसे पहले मैं जापान गया और मैं अक्सर मेरे मित्रों को और जो भी मेरे संपर्क में आते हैं उनको बताता हूँ कि मैं ये कभी नहीं कह सकता हूँ कि मैं सिर्फ भारतीय हूँ। ठीक है, भारत शायद मेरी आत्मा की जगह है, लेकिन मैं जो बना हूँ, जहाँ जहाँ मैं रहा हूँ वहाँ वहाँ का बन गया हूँ और वो मेरे अंदर रहते हैं। वो देश हो, उनके संस्कार हो, वहाँ के विचार शैलियाँ। तो जापान में था मैं, फिर रशिया में था, फिर मालदीव्स में रहा, मॉरिशस में रहा, सीरिया में रहा और अंत में मेरा जो आखिरी पड़ाव रहा विदेश का, वो अमेरिका में रहा 2013 से 16 तक। जी। और फिर दिल्ली तो अपनी है। मराठी में हम कहते हैं दिल्ली से गली तक, मतलब गली तक। तो ये पूरा मुझे ऐसा लगता है कि सच में विश्व जो है, हम मानव के लिए एक आंगन है जहाँ पर हमें अपना अपना नृत्य जो है वो सजाना चाहिए। बहुत ही खूबसूरती से आपने इस प्रश्न का उत्तर दिया सर। हमारा दूसरा सवाल आपसे हम ये पूछना चाहते हैं, जैसे आपने कहा आप अपने आप को एक विश्व नागरिक मानते हैं, तो शायद ये कहना भी जायज़ होगा कि बाकी के हमारे जो आईएफएस हैं, जो इंडियन एम्बेसडर्स हैं, वो भी अपने आप को शायद इसी कैटेगरी में और श्रेणी में रखते होंगे। आपके हिसाब से 1983 से लेकर इंडिया 2024 में कितने बदलाव आए हैं और स्पेशली हमारे इंडियन एम्बेसडर्स के लिए आज उनकी अहमियत क्या है? किस तरीके से उन्हें देखा जाता है दूसरे देशों में? क्योंकि देयर हैज़ बीन अ ह्यूज जंप फ्रॉम 1983 टू 2024। ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि ज़मीन आसमान का अंतर आया है। जिस तरह से बाकी के देश हमारे राजदूतों की तरफ या भारत की तरफ देखते थे, मैं 1980 के दशक में विदेश सेवा में आया और फिर पिछले करीबन 35, 36, 40 साल से मैं देख रहा हूँ क्या बदलाव आए और युगांतर हो गया है एक तरह से। मतलब वो अलग ही युग में हमने शुरू की थी अपनी करियर को और आज हम अलग युग में आए हैं। भारत का स्थान दुनिया में काफ़ी ऊंचा हो गया। जब मैं पहली बार गया जापान में, तो जापान में मैंने देखा कि क्योंकि हमारी संस्कृति का प्रभाव वहाँ पर है, बुद्धिज़्म का प्रभाव है, हमारे शास्त्रों का, विचारों का और दर्शन का प्रभाव जापान में काफ़ी है। देवी देवताओं के जो उनके नाम हैं या मूर्तियाँ हैं, वो भी भारत से ही उन्होंने ले ली है। और उसके बावजूद भी अगर आप वहाँ का, मैंने एक बड़े इंटरेस्टिंग वहाँ पर स्टडी किया था। जी। जो शुरू में मेरा जापानी भाषा का अध्ययन चल रहा था,
मेरे कार्य का एक हिस्सा था वो। तो वहाँ पर पहली कक्षा से लेके 10वीं कक्षा तक जो पाठ्यक्रम होता है, हाँ जी। उसमें भारत की छवि किस तरह से लिखी गई है, इसका मैंने एक अध्ययन किया। ओके। और मैंने देखा कि उसमें सिर्फ जो है, सिर्फ और सिर्फ झुग्गी झोपड़ियाँ, गरीबी और भारत में कितने निरक्षर लोग हैं, इसमें बहुत ज़्यादा फोकस था। ठीक है, थोड़ा बहुत बुद्धिज़्म के बारे में था, और अंत में जो अच्छा लिखा था वो गांधी, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर और एक राधा विनोद पाल थे, जिन्होंने टोक्यो ट्रायल में जी। जो कि दूसरे महायुद्ध के पश्चात लगाया गया था, उसमें उन्होंने एक बहुत ऐतिहासिक निर्णय दिया कि जापानी लोग जो है महायुद्ध में उनको दोषी ठहराया नहीं जा सकता है, क्योंकि जेता और पराभूत जो है उसमें कोई तुलना नहीं होती। बिल्कुल। जेता नहीं कह सकता कि मैं सही था युद्ध में। तो ये उन्होंने निर्णय दिया था। तो ये मैंने देखा कि भारत को इसी तरह से पूरी दुनिया देख रही थी उस वक्त। 1990s आ गए और भारत का जो हम कहते हैं कि उदार नीतियाँ, लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हो गया, तो बदलाव शुरू हो गया। मुझे याद है कि विदेशी कंपनियां भारत में आने के लिए तैयार नहीं होती थी पहले, क्योंकि यहाँ निवेश का जो वातावरण था वो पूरक नहीं था, यहाँ पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं नहीं थी, गरीबी तो थी ही, लेकिन उसके साथ साथ शायद करप्शन भी काफ़ी था। तो विदेशी कंपनियां बहुत कम आती थी। मुझे याद है कि हमने जापान से टोयोटा कंपनी को भारत में लाने की कोशिश की थी 1995 से 98 के दरमियान, जब मैं वहाँ था। शुरू में वो हमें मिलने के लिए समय ही नहीं दे रहे थे। फिर बहुत परिश्रम के बाद आज वही CEO जो होते हैं, चाहे वो सुजुकी के हो, होंडा के हो, टोयोटा के हो, आज बिल्कुल बुलाने पे एम्बेसी आ जाते हैं। उस वक्त हमें 5-10 मिनट की उनकी मीटिंग के लिए जो है 3-3, 4-4 हफ्ते पहले उनको बताना पड़ता था। तो ये बदलाव आया है। आर्थिक विकास उसका एक अहम कारण है, लेकिन उसके साथ साथ भारत की जो बहुआयामी लोकतंत्र है, उसका भी लोगों को बहुत आकर्षण है। जी। भारत की जो वैचारिक संपदा है, उसका बहुत लोगों को आकर्षण है। मैं समझता हूँ कि इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ आर्थिक या वित्तीय प्रगति की तरफ नहीं देखना चाहिए। ये हमारा जो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट, विकास की बात भारत के विचारों में उसका समावेश है, उसके तरफ देखना चाहिए। तो मैं कहता हूँ राजदूत की दृष्टि से ज़मीन आसमान का अंतर आया है। मतलब बिल्कुल कल्पना ही नहीं किया जा सकता कि हमने 80s में जो देखा वहाँ पर और आज जो देख रहे हैं, बहुत ही शानदार स्थान पर भारत आज आ गया है। No doubt, sir. India has taken a Herculean leap, and I believe we are glad enough, or we are fortunate enough to be sitting in the audience No doubt. while this is happening. Absolutely. सर, आपने काफ़ी बार ये कहा है, और क्या खूब कहा है, कि जब तक एक आम आदमी को विदेश नीति समझ ना आए, तब तक ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। और जितना बलवान देश होगा, उतनी ही कारगर हमारी विदेश नीति होगी। सही है, बिल्कुल सही है, 100% सही है। बिल्कुल। और आज के समय में हम अपनी विदेश नीति को बहुत करीब से बदलता हुआ देख रहे हैं। जैसे ही आपने अभी भी बताया कि कितना बड़ा डिफरेंस आप खुद देख पाए हैं। और कुछ विश्लेषक ये भी कहते हैं कि आने वाले कुछ सालों में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एक बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत पावरफुल पोजीशन रहने वाली है पूरे विश्व में। तो आपके हिसाब से ये चेंज कैसे आ पाया है? मुझे लगता है कि एक तो आर्थिक विकास सिर्फ नहीं हुआ, शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ है। निरक्षरों की संख्या देश में कम हो गई है, और बहुत मतलब 80 से ज़्यादा प्रतिशत लोग आज इस देश में साक्षर है। बहुत तेज़ी से हमारे देश में जो है मूलभूत सुविधाएं जो है उनका प्रचार प्रसार हो गया, रास्ते हो गए, बिजली अब ज़्यादातर घरों में आ गए, और इलेक्ट्रॉनिक साधन जो है, चाहे वो फ़ोन हो, चाहे वो टीवी हो, ये सब अब हर एक आदमी के लिए उपलब्ध है। इसमें सरकारी नीतियाँ जो है वो महत्वपूर्ण उन्होंने भूमिका निभाई है, लेकिन भारत की जनता की भी जो एक जीनियस है
कि बहुत जल्दी हम लोग अडॉप्ट कर लेते हैं किसी भी चीज़ को। वो भी मैं समझता हूँ कि क्योंकि इतनी बड़ी जनता 140 करोड़ उस प्रगति की दिशा में जब इकट्ठे होकर चली जाएं तो उसका असर तो दिखना था, और उसी वजह से आज हम करीबन $4 ट्रिलियन के आसपास हमारा आर्थिक सामर्थ्य जो बन गया है। और 5 क्या, मैं समझता हूँ कि अगले 5-7 साल में हम 8-9-10 ट्रिलियन तक आसानी से जा पाएंगे। भारतीय लोग एक लेवल पे उनको अवसर नहीं थे प्रगति के, वो आज प्राप्त हो गए। देखो, हमने जब सर्विस ज्वाइन की, विदेश सेवा में आ गए, तब हमारे पास आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, मेडिकल, इंजीनियरिंग जी। और फिर सिविल सर्विसेज, इसके अलावा कोई और जो है दिशा थी नहीं। आज देखिए, फैशन है, टेक्नोलॉजी है, कंटेंट बिल्डिंग है, फिर एंटरटेनमेंट है, हाँ जी। मीडिया इतना विकसित हो गया है, शिक्षा का प्रचार प्रसार, उसमें इतनी विविधता आई हुई है, ये एजुकेशन है, डिस्टेंस लर्निंग है, नए नए आप आज स्टार्टअप्स की देखिए, 1-1.5 लाख से भी ज़्यादा स्टार्टअप्स भारत में शुरू हो गए हैं। कुछ यशस्वी होंगे, कुछ अपयश लोगों को मिलेगा, लेकिन एक मेरे ख्याल से एक अभियान जारी है जो इस प्रगति की तरफ हमें ले आया है। इसमें जनता का योगदान बहुत है। एक उसमें थोड़ा सा नकारात्मक जो भाग है जिसकी तरफ हमें हिस्सा है, उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि विकास, विशेषकर जब वो मटेरियल डेवलपमेंट होता है, उसमें पर्यावरण का बहुत ह्रास होता है। राइट। पर्यावरण का बहुत ही, पर्यावरण के अधिकारों का भी हनन होता है, चाहे वो पंछी हो, चाहे वो वन्य जीव हो, चाहे वो ओशन या रिवर लाइफ हो। इस पे बहुत बड़ा असर आया हुआ है। ज़मीन के ऊपर बहुत दबाव आ रहा है, हवा के ऊपर बहुत दबाव आया है। हमारी दिल्ली की हवा आप देखते हो किस तरह की प्रदूषित है। हम सब लोग उससे, कहा जाता है कि वैज्ञानिक तौर पे विचार किया जाए तो दिल्ली में जो बालक जन्म लेता है, उसकी आयु जो है जन्म लेते समय -7 रहती है। तो ये बहुत ही धक्कादायक, खतरनाक खबर है। तो इसलिए विकास को थोड़ा और संतुलित होना चाहिए, और हमेशा हमें ग्रोथ रेट की चर्चा ना करते हुए वेल बीइंग की चर्चा मेरे ख्याल से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। राइट सर। सर, जैसे आपका इतना सक्सेसफुल करियर रहा है एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया, आपने जियोपॉलिटिकल अरीना में पावर डायनामिक्स को बहुत करीब से देखा होगा। तो सर, ये जो हमारे छोटे छोटे देश होते हैं, ये कैसे, मतलब हाउ दी स्मॉल नेशंस कैन assert their sovereignty and human rights amidst global power struggles and hegemonic influences? ये इसका कोई आसान उत्तर नहीं हो सकता किसी के लिए भी। और पूरी तरह से ये भी कहना गलत है कि छोटे देश जो है वो हमेशा जो है ऑन द रिसीविंग एंड रहते हैं। राइट। ऐसा भी नहीं है। अभी मालदीव को देखिए, हाँ जी। भारत और मालदीव की जो संबंध है उसमें देखिए आप, कई बार ऐसा लगता है कि मालदीव इज हैविंग अपर हैंड, इसलिए कि वो छोटा है। बिल्कुल सर। और फिर ऐसे ही कई सारी चीज़ें, जापान तुलनात्मक दृष्टि से छोटा है, लेकिन उनकी आर्थिक ताकत जो है दुनिया में आज दूसरे क्रमांक पे है। राइट। दूसरे तीसरे क्रमांक पे चाइना शायद नंबर 2 हो सकती है। तो ऐसा नहीं कि, अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में, हाँ जी। चाहे वो चीन हो, चाहे वो पापुआ न्यू गिनी हो, हाँ जी, चाहे वो भारत हो या नाउरू हो, जिसकी कुछ सैकड़ों में उनकी जनसंख्या है, हाँ जी, दोनों को एक ही वहाँ मत है, वोट ये एक ही है। तो इसका मतलब है कि एक लेवल पे हम लोग समान हैं, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से देखा जाए तो। हाँ, कुछ रिसोर्सेस हमारे पास नहीं है, कुछ उनके पास है। कुछ जैसे आप देखिए, छोटा देश है मालदीव का, मैं इसलिए उदाहरण देता हूँ कि वहाँ मैं रहा हूँ। आज दक्षिण एशिया में सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम किस देश का है? मालदीव का है। बिल्कुल। 15 से 20 हज़ार डॉलर तक। हम लोग अभी 2500 पे टिके हुए हैं। 2800 पे शायद होंगे। लेकिन ये देखिए, छोटे होने के फ़ायदे भी है। बहुत जल्दी आप अपने पूरे समाज को जो है उठा सकते हो, अगर आपको अच्छा अगर नेता मिल गए। 4.5 लाख 5 लाख जब आपकी जनसंख्या है, और
इतने बड़े रिसोर्सेस जो है, ओशन रिसोर्सेस आपके पास अवेलेबल है। तो मैं समझता हूँ कि छोटा होना कोई बुरी बात नहीं है, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल भी कहा जाता है। और यही है उनके संबंध जो है, जैसे देखिए वहाँ पर छोटा देश है वेनेजुएला, उनका अमेरिका के साथ झगड़ा शुरू है। चीन का अपने आसपास के छोटे देशों के साथ बहुत बड़े पैमाने पे सीमा को लेके, भूमि को लेके विवाद जारी है। भारत के भी चीन के साथ है। तो मुझे लगता है कि इसकी एक वजह यह है कि जब से नेशन स्टेट की निर्मित हो गई जी। और बाउंड्रीज बन गई जो थी नहीं पहले, 200-300 साल पहले इस तरह की, जो जिस तरह से हम आज सोचते हैं उस तरह की बाउंड्री नहीं थी। एक देश दूसरे देश के ऊपर आक्रमण करता था और भूमि ले लेता था। आज बाउंड्रीज आर फिक्स्ड, और फिक्स बाउंड्रीज जो है जब तक रहेंगी तब तक स्पर्धा रहेगी, और तब तक युद्ध रहेंगे, अब तब तक शांति जो है उसके लाने में बड़े ही चैलेंजेस, तब तक चुनौतियाँ रहेंगी। सर नो डाउट दैट्स अ ब्यूटीफुल इनसाइट कि अगर हम किसी को छोटा मानते हैं तो हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। हाँ, जो बिल्कुल। चीज़ सुई कर सकती है वो तलवार नहीं कर बिल्कुल सकती। बिल्कुल। मॉलदीव्स की अगर जनसंख्या कम है तो भारत के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी आज उसकी जनसंख्या ही संख्या है। ही है, बिल्कुल सही है। सो हम लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कोई देश छोटा है इसलिए वो कम महत्व रखता है। कई सारे छोटे देशों के पास बहुत बड़े खनिज है, सोना है, तेल है उनके पास, थोरियम है, तो वो देश उस हिसाब से बहुत संपन्न है। आज जो वहाँ चल रहा है गयाना को लेकर, गयाना की उनके ऑयल फील्ड्स को लेके वेनेजुएला और यूएस में जी। बहुत बड़ा आज संघर्ष की परिस्थिति है वहाँ पर। तो हमारे देश में भी हमारे लिए कश्मीर इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि कश्मीर लेह में कई सारे ऐसे प्रेशियस मेटल्स जो है हाँ जी। वो वहाँ मिलते हैं, और शायद वो अन्य जगह पे ना मिलें। तो कुछ भी जो है शरीर जैसे है, शरीर का कोई हिस्सा हम लोग नहीं कह सकते कि कम महत्वपूर्ण है। उसी से पूरा शरीर बनता है। देश भी उसी तरह से बनते हैं। हर प्रांत, हर हिस्सा देश का महत्वपूर्ण होता है। और हमारा जो ये पृथ्वी या हमारी भूमि है, प्लैनेट अर्थ, ये तो मतलब विविधता से बनी हुई है। कोशिश ये होनी चाहिए कि ये जो संघर्ष के मुद्दे हैं उसको बहुत जल्दी हमें न्यूट्रलाइज करना चाहिए किसी तरह से, और फिर बाद में वाइप आउट करने की कोशिश होनी चाहिए। कैसे हो जाए, संयुक्त राष्ट्र संघ भी इसी के ऊपर अभी पूरी तरह से सफलता नहीं प्राप्त कर चुका है। मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना ही इसलिए थी कि विश्व में शांति रहे और विश्व एक संपन्न भूमि बने, लेकिन वो रास्ता अभी हमारे पास जो है, इसलिए भारत की भूमिका आगे जाके बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। बिल्कुल सर, परस्पर संघर्ष की जगह हमें परस्पर सहयोग की तरफ बढ़ना चाहिए, ये उद्देश्य रहना चाहिए। सहयोग एक बात है, सह अस्तित्व एक बात है, और प्रेम का माहौल मैं समझता हूँ कि तभी हर व्यक्ति का और हर समाज का उत्थान हो सकता है। नहीं तो हम लोग, क्योंकि वो फिर वो संसाधन बांटने में लगेंगे, संसाधनों का अच्छा इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है पूरे विश्व के शांति के लिए, इसके बारे में तो सोच अभी तक बहुत दूर है। राइट सर। सर, एज पर योर एक्सपीरियंस ऑफ सर्विंग इन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, हर जगह हर देश का कल्चर अलग होता है और उनमें जो डाइवर्स फैक्टर्स होते हैं हर जगह वेरी करते हैं। तो सर, ह्यूमन राइट्स के ऊपर उनका क्या असर पड़ता है? संस्कृति और मानव अधिकार का क्या संबंध है, ये आप कह रहे हैं। समझता हूँ कि संस्कृति से किसी भी देश की जो संस्कृति होती है उससे हमारे मूल्य निर्धारित होते हैं। हाँ जी। वैल्यूज़, और वैल्यूज़ का मतलब होता है कि कानून के अलावा क्या है ऐसे नैतिक कानून, सामाजिक व्यवहार के कानून, परस्पर व्यवहार के कानून क्या है, समाज में एक व्यक्ति के रूप में किस तरह से रहना चाहिए, जिसको हम आज की भाषा में सिविल सोसाइटी का बिहेवियर अपना जो है, तो कैसे होना चाहिए, ये जो है इस पे संस्कृति का बड़ा असर होता है। इतिहास का भी असर होता है। बिल्कुल। लोग किस तरह से जीते हैं, रहते हैं, कैसे उनका विचार होता है। एक समय था अमेरिका स्वतंत्र हो गया
और उनको स्वतंत्रता की वजह से उन्होंने अपने देश का एक संविधान बना लिया और उस हिसाब से वो बहुत जल्दी तरक्की कर पाए। हमारा दुर्भाग्य था कि विदेशियों ने आकर यहाँ पर अपना अधिकार जमाया, हक जमाया, इस भूमि पर राज्य किया और फिर उससे हम बिल्कुल सिर्फ 75 साल हो गए, मुक्त हो गए। तो इतिहास, संस्कृति, परंपराएं, इन सब का हमारे मूल्यों पर और रहन सहन पे बिल्कुल सीधा परिणाम होता है। जो अगर आप विश्व के अलग अलग देश देखेंगे, चीन देखिए, उनकी जो ऐतिहासिक तरीका रहा है वो हमेशा सेंट्रलाइज्ड रहा है। रशिया में भी ऐसा ही है। तो लोकतंत्र की प्रक्रिया जो है उसका संबंध सीधा परंपराएं, इतिहास, इनसे जुड़ जाता है। मतलब एक तरह से साम्यवाद, कम्युनिज्म जो है रशिया में ख़त्म हो गया, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह से वहाँ जो है लोकतंत्र प्रस्थापित हो गया है। राइट। उसी तरह से चीन के बारे में भी कहा जा सकता है। उनके यहाँ शायद जो कम्युनिज्म में इकोनॉमिक आर्थिक व्यवस्था थी वो उन्होंने बदल कर पूंजीवाद की तरफ बढ़ गए। उसके बावजूद भी उनके यहाँ राजनीतिक स्वतंत्रता, वैचारिक स्वतंत्रता जो है वो अभी नहीं है। तो उन्होंने एक अपना मॉडल किया है। तो मेरा कहना है कि संस्कृति, इतिहास, नेतृत्व, इसका जो है सीधा परिणाम ह्यूमन राइट्स पे आ जाता है। मतलब हो सकता है कि चाइना में बिजनेस करने के अधिकार सबको है जी, लेकिन सरकार क्या करेगी, नहीं करेगी, हमारी सरकार कैसे होनी चाहिए, इसके बारे में वो बात बिल्कुल नहीं कर सकते। जिसको हम स्वतंत्र चुनाव कहते हैं और जिसमें स्वतंत्र विचार से व्यक्ति जो है अपने प्रतिनिधि चुनता है, वो प्रक्रिया हम चीन में उसकी कल्पना नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स सर। जापान की तरफ जाइए, वहाँ पर लोकतंत्र है पूरी तरह से। हाँ जी। लेकिन अगर आप नागरिकों का बर्ताव देखें वहाँ पर, ऐसा लगता है कि इसमें बिल्कुल साम्यवाद है। प्रोलेटेरियन सोसाइटीज की जो कंसेप्ट है साम्यवाद में, वो आपको जापान में दिखाई देगी। इसकी भी वजह उनकी संस्कृति, उनके जो मूल्य है, जैसे कि नम्र, हमेशा विनम्र रहना, अनुशासन का बिल्कुल 100% पालन करना, हर चीज़ प्रामाणिकता से करना और अपनी बढ़ाई या जिसको हम अननेसेसरी प्राइड बोलते हैं या शो ऑफ, वो उन लोगों में नहीं है। उसके बावजूद भी उन्होंने काफ़ी तरक्की की है और ये कहा जा सकता है कि बाय एंड लार्ज जापान में मानवाधिकार की रक्षा जो है उसको बहुत उच्च कोटि पर वो लोग ले गए हैं और इसलिए उनका इतना अच्छा विकास भी हो गया है। मतलब कुछ गिने चुने लोगों के पास पूरी देश की संपदा इकट्ठा हो, इससे अच्छा है कि वो संपदा जो है आम नागरिक को अच्छे से सब लोगों को अच्छे से मिले और वंचित जो समाज के घटक हैं, डिप्राइव्ड, लेस प्रिविलेज्ड और दोज हु हैव सफर्ड अ लॉट इन द पास्ट, उनके लिए विशेष प्रावधान करके उनको भी ऑन पार लाना और उनके अधिकारों की भी पूरी रक्षा करना, ये ऐसे मूल्य जहाँ स्थित है वहीं हो सकता है। देखिए भारत में कुछ भी कहिए, यहाँ कास्ट सिस्टम रही है। हाँ जी। आज भी कास्ट सिस्टम है। कास्ट सिस्टम का जो मैं समझता हूँ मतलब यह है कि विषमता को मान्यता देना। हाँ जी। विषमता को मानना कि विषमता होती है, विषमता ज़रूरी है, ये समझना मतलब कास्ट सिस्टम है। तो कास्ट सिस्टम में एक तरह से इनहेरेंट डिस्क्रिमिनेशन है। हमारे ऊपर जो कास्ट है उनका सम्मान करना, हमारे नीचे जो है उनको जो हम बुरी तरह से बताओ। इसका भी हमारे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स काफी इस पे सीधा असर होता है, क्योंकि हम चुनाव भी उसी तरह से सोचेंगे, हमारे प्रतिनिधि भी वैसे ही चुन के आएंगे। राइट। तो उसमें फिर ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन 100% जो है होने की दिशा में बड़ी चुनौतियां खड़ी हो जाती हैं। Of course, it cannot trickle down to the grassroots levels because human rights and human responsibilities it differs based on the smallest unit of the society. बिल्कुल सही है। It directly depends on it. एब्सोल्युटली। मतलब समानता की दृष्टि से अगर अधिकार के पर बैठे लोग देख नहीं सकते हैं हर एक को, हर नागरिक को, तो फिर तो हम पार्शलिटी करेंगे, अपने रिश्तेदारों को आगे लाने की कोशिश करेंगे, चाहे उनके पास मेरिट हो या ना हो, और जो मेरिट वाले हैं फिर वो पीछे रह जाएंगे।
और फिर बाकी जो मैं समझता हूँ कि जैसे लेस प्रिविलेज लोग हैं उनकी तरफ तो हम ध्यान ही देंगे, वो तो ऐसे ही है, वो तो गंदे हैं, उनको तो चोरी की आदत है। इस तरह से स्टेरियोटाइप्स जो है समाज में अक्सर बढ़ाए जाता है, उसका प्रमोशन भी किया जाता है और वो बहुत गलत है। और उसमें मानवाधिकार से सीधा संबंध है। अभी मैं गया था वहाँ पर गोवा में, तो देखा कि ये जो रास्ते में बंजारा कम्युनिटी बैठ के कुछ हस्तकला वगैरह हैंडीक्राफ्ट बनाते बेचते हैं, और मीनवाइल उनके जो बच्चे हैं वो सिग्नल पे जाके थोड़ी भीख मांगते हैं। हाँ जी। तो एक बार पुलिस आ गई और उनको सबको उठा के ले गई। तो मैं वो चिल्ड्रंस सेंटर को विज़िट कर रहा था, वो 8-10 बच्चे बिल्कुल बंजारा कम्युनिटी के आके एकदम मेरे सामने रोने लगे ज़ोर ज़ोर से। तो मैंने पता किया तो उन्होंने बताया अपनी सब स्टोरी। तो उनके ये तो इनके घर होते ही नहीं ना, नोमैडिक कम्युनिटी जो होती है, विमुक्त और घुमंतू लोग हैं, पूरा उनका परिवार जो है गेट के ऊपर बैठा है। कभी ना कभी बच्चों से मुलाकात होगी, हर दिन वो सुबह आते हैं, फिर दिन में अपना कुछ काम करने के लिए चले जाते हैं। तो वहीं पर है, लेकिन बच्चों से उनकी मुलाकात नहीं हो पा रही थी। और बच्चों को तब तक नहीं छोड़ा जा सकता है जब तक उनका सो कॉल्ड राइट्स का प्रोटेक्शन नहीं हो सकता। हाँ जी। तो इस तरह से अनेक जो है समस्याएं आ जाती है जब विषमता बरकरार रहती है। सर, एनएचआरसी के अंडर ही कौन से ऐसे इश्यूज रहे हैं जो आपके दिल के काफ़ी करीब रहे हैं? मैंने यही सोचा कि जो भी मेरे पास काम आ जाएगा वो उसमें मैं करूँगा, लेकिन 2-3 है क्षेत्र जिसमें मैंने थोड़ी कोशिश की कि अवेयरनेस बढ़े, उसके ऊपर चर्चा हो, उसके ऊपर कुछ पॉलिसी डिसीजंस अगर आगे जा सकते हैं तो उसमें एक तो है जो हमारे सीनियर सिटीजन्स और ओल्ड एज पर्सन्स होते हैं, उनके अधिकारों की किस तरह से रक्षा की जा सकती है, इसके ऊपर हमने थोड़ा बहुत काम किया। दूसरा जो है पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज़, उनके लिए भी काम करने की कोशिश की, और मंत्रालय को हम हमेशा टटोलते रहते कि थोड़ा और एक्सेसिबिलिटी कर दीजिए, इमारतों का आप निरीक्षण कीजिए, देख लीजिए कि अभी जितने भी प्रावधान है 2016 के कानून के, हाँ जी। उसमें से कई सारे ऐसे हैं जिसके इम्प्लीमेंटेशन पे भारत सरकार का ध्यान है ही नहीं। जी, धरातल पे चीज़ें नहीं हो पा रही। धरातल पे नहीं हो रहे, ना आरक्षण हो पा रहा है, ना स्पेशल कोर्ट्स एस्टैब्लिश्ड हो रहे हैं, ना ही उनके रोज़गार के लिए अलग एक्सचेंज बनना था वो हुआ है। राज्य सरकारें ज़्यादातर उन्होंने अपने रूल्स रेगुलेशन जो है वो अभी बनाए नहीं हैं। तो कहाँ है हमारी कमिटमेंट? तो इसको भी थोड़ा हमने कोशिश किया है कि उसको एक नए रूप से पुश करते रहें। लेकिन उसके अतिरिक्त जो है हमारे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, उनका मैं हमेशा समझता हूँ कि बहुत बड़ा इसमें योगदान हो सकता है ह्यूमन राइट्स में। और उनको तो बिल्कुल पता ही नहीं कि ह्यूमन राइट्स को लेकर क्या प्रावधान है जी। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट क्या है, ये भी उनको पता नहीं है। तो मैंने कोशिश की है कि देश भर के ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, चाहे वो जिला परिषद हो, चाहे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो, ग्राम पंचायत हो, यहाँ तक एक कम से कम विचार तो चला जाए। तो उसके लिए मैंने कई सारे जो है कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स का आयोजन किया है। अभी मैंने ये भी महसूस किया कि ये जो घुमंतू और विमुक्त समूह है, हाँ जी। उनकी भी बड़ी त्रासदियाँ हैं। करीबन 10 से 12 करोड़ तक उनकी जनसंख्या है, बहुत बड़ा हिस्सा That's a है। huge number. कुछ लोगों के घर नहीं है, आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, आधार उनको मिलता नहीं है। जिसको जो खुद निराधार हो उसका आधार आएगा कहाँ से? बिल्कुल। उसका पता कहाँ से आएगा? बाप का नाम, माँ बाप का नाम अक्सर इन लोगों को पता नहीं होता है। उनकी पूरी जीवन शैली ही अलग है। तो उनके लिए हमको अलग से विचार करके उनको मुख्यधारा में लाने की कोशिश करनी चाहिए। तो उनकी एक बड़ी, मैंने अभी 1-1.5 महीने पहले बड़ी एक ओपन हाउस डिस्कशन टाइप किया, ताकि कम से कम उनकी जो स्थिति है, हाँ। और उनके बारे में जो नीतियाँ आज तक तय की है सरकार ने, उसका कितना पालन किया जा रहा है, इसके बारे में बहुत ओपन चर्चा की। उसके अलावा हमारे पास दिन में 60-70 मेरे पास शिकायतें आती हैं, उसके ऊपर निर्णय लेना। और कई बार जो है समाज की अनास्था का इतना बड़ा दर्शन होता है, कितने सारे मैं आपको उदाहरण बता सकता हूँ, लेकिन उसमें एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ कि एक व्यक्ति का देहांत हो गया था, और वो व्यक्ति जो है वहाँ पर सफदरजंग हॉस्पिटल में एक समय
एम्प्लॉय रहा। तो 1980 के दशक में शायद उसको कुछ मानसिक विकार थे, स्वास्थ्य उसका ठीक नहीं था, तो उन्होंने VRS लेके वो चले गए कहीं अपने उत्तराखंड के अपने गांव। तो 1995 के आसपास उनकी मृत्यु हो गई। अभी 2018 के आसपास 19 को मैंने ज्वाइन किया, 19-20 के बीच में कभी एक उनकी पत्नी का हमारे पास शिकायत आ गई जी। कि मेरे पति इस तरह से सफदरजंग में थे और उनका ना पेंशन मिल रहा है, ना उनके पेंशन के बेनिफिट्स कुछ हमें मिल रहे हैं। तो हमने देखा वहाँ बहुत मुश्किल से उन्होंने मान लिया कि वो यहाँ एम्प्लॉय थे सफदरजंग हॉस्पिटल। हमने फिर मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय को थोड़ा सा हिंट दे दिया कि फाइंड आउट कीजिए, वो भी असफल रहे। अंत में हमने किसी वहाँ उस समय काम करने वाले किसी कर्मचारी को पकड़ के उनके रिकॉर्ड निकाले, तो रिकॉर्ड में पत्नी का नाम नहीं था। तो नहीं था तो हमने कलेक्टर को वहाँ जो है उस जहाँ पर ज़िले का है उनको लिखा कि भाई पता कर लीजिए कि क्या व्यक्ति का, क्योंकि कई बार शादी हो गई होगी लेकिन उसका रिकॉर्ड में नाम नहीं होगा। तो मैंने कहा कि सच्ची स्टोरी क्या है देख लीजिए। तो वास्तव में पता चला कि वो उसकी पत्नी थी। तो हमने ये कर दिया, बहुत दबाव डालकर हॉस्पिटल के ऊपर उस महिला को उसका डेफर्ड जो पेंशन था, फैमिली पेंशन, वो कुछ 9-10 लाख के आसपास देकर उसकी 9,000 की पेंशन भी, परमानेंट मंथली पेंशन भी उसको दिलवा दी। तो ये बहुत छोटा काम है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें व्यवस्था की अनास्था जो है वो बड़ी दिखती है। मतलब कंप्लीट लैक ऑफ सेंसिटिविटी। और संवेदनाहीन समाज जब हो जाता है ना, वो कभी किसी के मानवाधिकार की रक्षा नहीं करता। सर, ये एक बड़ी विडंबना है कि आप अपनी जीवन के अनगिनत वर्ष आप एक संस्था, और वो भी यहाँ पर तो सरकारी संस्था में आप लगा देते हैं, और रिटायरमेंट के बाद और यहाँ पे VRS के बाद आपको कुछ नहीं मिलता। आपका और आपका परिवार शायद उस स्थिति से भी बदतर स्थिति में चला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत दुख की बात है कि, और ये असंवेदनशीलता जो है बहुत जगह दिखती है जी। इसको बदलना होगा भारत में। ये इसका जो है, ऐसा नहीं, लोग अच्छे लोग हैं बाय एंड लार्ज, लेकिन अच्छे लोगों को भी प्रोत्साहन देने वाली वातावरण, पर्यावरण जो है वो भी बनाना बड़ा ज़रूरी होता है। क्योंकि बिल्कुल सही कहा सर, जैसे अवेयरनेस एंड इग्नोरेंस, ये दोनों चीज़ें जब साथ में चलती हैं ना, तो कई बार व्यक्ति अगर वो किसी चीज़ को नहीं जानता है तो वो शायद उसे समझने की कोशिश भी नहीं करता। वो एक एम्पैथी हमारी सोसाइटी में ख़त्म होती जा रही है। जैसे अभी आपने बताया कि आप दिव्यांगों के लिए आपने काम किया है, आपने बुजुर्गों के लिए किया है और घुमंतु जाति के लिए भी किया है। तो जिन क्षेत्रों का या जिन वर्गों का इन लोगों से या इन समूह से कोई ताल्लुकात नहीं है, वो शायद इनकी पीड़ा नहीं समझ सकते। लेकिन आजकल आई बिलीव कि हर एक घर में पासपोर्ट ज़रूर होगा और पासपोर्ट से संबंधित जितनी परेशानियां आती थी बनने में, उससे भी हर कोई बहुत परेशान जी, वो मतलब वो जानते हैं कि कैसे होता था। तो सर, आपको तो पासपोर्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। दैट इज आई बिलीव वन ऑफ द पिनिकल ऑफ योर एंटायर करियर। सही है। तो हम पासपोर्ट मैन से जर्नी ऑफ पासपोर्ट जानना चाहेंगे कि भारत में कहाँ से कहाँ तक आपने वो जर्नी कंप्लीट करी और आज हेनली पासपोर्ट इंडेक्स पर इंडिया का नाम कैसे कैसे आगे बढ़ता चला जा रहा है। सो उसमें क्या था कि मैं जब जापान पहली बार गया तो वहाँ से मैं तो खुद डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के ऊपर चला गया पहली बार, क्योंकि मैं थोड़ा लकी था और विदेश सेवा में आया था। लेकिन जब मुझे अपने माता पिता को जापान लाना था तो मैंने देखा कि उनको बड़ी परेशानी झेलनी पड़ी। वो गांव से मुंबई आना पड़ा, फिर मुंबई में रहना पड़ा रिश्तेदारों के पास, फिर 2-3 बार चक्कर लगाने पड़े पासपोर्ट ऑफिस के। खैर हो गया, मैंने भी वहाँ से 2-3 बार फ़ोन किया उनको, पासपोर्ट ऑफिसर को। लेकिन मैंने मन में उसी वक्त तय किया कि कभी मुझे मौका मिलेगा तो ये पूरा सिस्टम में देख के इसको चेंज करना चाहता। और वो मौका मुझे जाकर मेरे सेवा के आखिरी पड़ाव पर विदेश मंत्रालय में जब मैं सचिव था तब वो मौका मिल गया। और वो ऐसा मिल गया कि हमारी विदेश मंत्री जो थी उस वक्त, सुषमा स्वराज मैडम, वो बहुत ही दूरदर्शी थी जी।
तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने उनको कहा जब मैंने ज्वाइन किया कि आपकी प्रायोरिटी क्या है मैडम। तो उन्होंने कहा कि ये कार्यालय 4 कार्यालय इस साल वहाँ पर खोलने हैं, एक सोलापुर में खोलने, एक सिलीगुड़ी में खोलना है, जयपुर में खोलना है। उन्होंने 4 जगह का और एक इंदौर में खोलना है। मैंने कहा इतना बड़ा देश है मैम, आप 4 कार्यालय का कह रही है। तो मैडम बोली कि ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर और ये जो है इसमें 4 भी हो जाए तो काफ़ी है। तो मैंने कहा मैम हमको ऐसी विज़न बनानी चाहिए कि 4 नहीं 400 होने चाहिए, हर ज़िले में होना चाहिए या हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक होना चाहिए। तो बोलते मैं भी यही सोचती हूँ, लेकिन यहाँ उतना सोचने को। मैंने कहा मैम मैं कोशिश करता हूँ, आप मुझे बस ये बता दीजिए कि करो, और आपकी जो है पूरे सपोर्ट मेरे साथ रहें। तो उन्होंने कहा कि जो चाहिए वो मैं देने के लिए तैयार हूँ, तो बनाओ। तो फिर मैंने वहाँ से फाइलें चेक की पुरानी, तो देखा कि पासपोर्ट पोस्ट ऑफिस के साथ भी कुछ वार्तालाप चल रहा था 7-8 साल कि पोस्ट ऑफिस में हम शुरू करें। तो उसको मैंने दोबारा उसको पुनर्जीवन दे दिया उस फाइलों के ऊपर जो चल रहे थे उसके लिए। तो 2 तरह से हमने किया, एक तो पासपोर्ट कार्यालय जो है पोस्ट ऑफिस में 450 से ज़्यादा खोल दिए। दूसरी तरफ मैंने देखा कि प्रक्रिया बड़ी कठिन है। हाँ जी। 16 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। हमने देखा कि उसमें क्या हम चाहते क्या है लोगों से। हम चाहते हैं कि उसका बर्थडे हमारे पास हो, हाँ जी। उसका एक पता हमारे पास हो, ठीक है, उसके हो सके तो उसकी शिक्षा जो है वो पता चले, और माँ बाप या पति पत्नी है उनका नाम हो, यही तो चाहते हैं ना। और क्या चाहते हैं इसके अलावा, भारत का नागरिक है कि नहीं। तो 16 दस्तावेज़ों से हम वो काट के 3 दस्तावेज़ों पर ले आए। अगर आपके पास पैन कार्ड, मतदाता कार्ड और तीसरा क्या है, पैन कार्ड, मतदाता, आधार कार्ड, अगर 3 है आपके पास तो आपको पासपोर्ट आज के दिन में मिलना चाहिए, क्योंकि उसमें आपका बर्थडे होगा, आपका एड्रेस होगा, उसमें आपका शायद एजुकेशन होगा कहीं ना कहीं, और अगर ज़्यादा ही ज़्यादा चाहते हो तो हमने पर्याय दे दिए, लाइसेंस हो या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो। पहले यह था कि म्यूनसिपलिटी का सर्टिफिकेट चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट। हमने कहा ऐसा क्या है, आदमी तो एक ही बार पैदा होता है ना बिल्कुल ठीक है ना, आदमी के माँ बाप तो एक ही होते हैं। तो अपवाद जो है वहाँ पर हमने कोशिश की, जैसे अनाथ आश्रम के बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती है पासपोर्ट लेने में, तो हमने उसमें कहा कि अगर वो पंजीकृत अनाथ आश्रम है तो जो भी वहाँ के निदेशक हमें लिख के देंगे वो हम उसको जैसे के वैसे स्वीकृत करेंगे, जो भी डिटेल्स, सही गलत उसकी जिम्मेदारी उनके ऊपर है। हम पासपोर्ट ऑफिस होके हमको क्या उसमें देखना है। जैसे महिलाएं होती है जो जिन्होंने डाइवोर्स लिया होता है, या जो पति से अलग रहती है जी। या फिर एकल माएँ होती हैं, उनकी अलग समस्याएं थी, उनको हमने फिर अलग तरीके से उनको आसान कैसे किया जा सकता है इसके ऊपर काम किया। साधु सन्यासी कई बार जो है अपने पिताजी के जगह अपने गुरु का नाम लगा देते, उसका भी प्रावधान किया हमने। कि अगर किसी भी सरकारी दस्तावेज में अगर उन्होंने अपने गुरु का नाम लगाया हुआ है तो उसको स्वीकृत किया जाए। मतलब हम अपनी तरफ से नहीं कहेंगे कि आपको हम देने के लिए तैयार है, तो कहीं ना कहीं उसकी स्वीकृति होनी चाहिए। सरकारी नौकर जो होते थे उनके लिए पहले प्रायर परमिशन ऑफ एम्प्लॉयर की ज़रूरत होती थी। हमने कहा आपने अगर इन्फॉर्म कर दिया है वो काफ़ी है, हमारे परमिशन की ज़रूरत नहीं। नोटरी सिस्टम को हटा दिया पूरी तरह से, कहा कि सेल्फ एफिडेविट काफ़ी है, आप अपना लिख दीजिए उसके बाद सेल्फ, आपकी जिम्मेदारी आपको लेना है, बिल्कुल, कोई नोटरी फेटरी वाला कैसे ले लेगा। सही बात। तीसरा था कि तत्काल के लिए आप किसी गैजेटेड ऑफिसर के पास जाओ। मतलब अजीब व गरीब व्यवस्था बना के रखे थे। आम आदमी को कैसे पता चलेगा कि उसकी कोई गैजेटेड ऑफिसर से कैसे परिचय होगा, तो उसको ढूंढना पड़ेगा, भाई देख लो किसके पास है, फिर उसके पास ऐसे करके जाओ, 10 लोगों के फेवर ले लो। तो इस पूरे सिस्टम को हमने हटा दिया, कहा कि तत्काल चाहिए तो 1500 रुपये एक्स्ट्रा दे दो या 2500 दे दो, आपका तत्काल में आ जाएगा। जानकारी तो वही देनी है, हाँ जी, जो बाकी लोगों से मांगी है। पुलिस वेरिफिकेशन जो कि विदेश मंत्रालय का जॉब नहीं है, उसको हमने आसान करने के लिए पुलिस को भी बता दिया कि ज़्यादा लोगों को जाके परेशान मत करो, और ये 4 पन्नों का क्वेश्चन है लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर आप 2 ही प्रश्न आपको वैसे पूछने हैं, जो आज भी पुलिस उसका पालन नहीं करते हैं यंत्रणा,
कि एक वो भारत का नागरिक है कि नहीं, इसकी जी। जांच पड़ताल करो, और दूसरा कोई उसके पास क्रिमिनल कोई criminal रिकॉर्ड है record कि नहीं, ठीक है। और इसके लिए उसके घर जाने की भी ज़रूरत नहीं, अगर आप पुलिस स्टेशन है वहाँ पर, आपके पास तो अपने पूरा डेटाबेस डेटा है। होना चाहिए। जी। लेकिन अक्सर आज भी जाके या तो बुला लेते हैं या तो कोई विजिट करके देखता है, और या मतलब उसका शायद ये हो कि भाई बंदा है भी नहीं है, कि कोई बांग्लादेशी तो नहीं है, ये भी हो सकता है, जो भी है थोड़ा बहुत करें, लेकिन तुरंत अब उसका परिणाम ये हो गया कि आंध्रा और तेलंगाना जैसे राज्य है जो 24 आवर में वेरिफिकेशन करते हैं, और कई राज्य ऐसे हैं, नाम नहीं लूँगा मैं, जो 2-2 महीने आज भी लगा रहे हैं। उसका भी पासपोर्ट वितरण की जो क्षमता है, कार्यक्षमता है, उस पर असर होता है। हाँ जी। लेकिन एक व्यवस्था तो हमने बना के, फिर पुलिस को भी हमने एक ऐप बना के दे दिया, वाह। ताकि पुलिस को भी वेरिफिकेशन जो है करने में मदद हो। तो इसे होलिस्टिक तरीके से किसी चीज़ को आप पुश करना चाहे, भारत जैसे देश में जो कि एक विश्व का गुरु बनना चाहता है, अपना व्यापार बढ़ाना चाहता है, निवेश बढ़ाना चाहता है, वहाँ लोगों की कम से कम मूवमेंट के लिए, शिक्षा के लिए, प्रशिक्षण के लिए तो पासपोर्ट चाहिए होता है ना। विज्ञान लाना है बाहर से, यांत्रिकी लाना है, टेक्नोलॉजी लानी है, तो उसके लिए, और पासपोर्ट जो है कुछ 5-7 करोड़ लोगों उसके हाथ में बिल्कुल अभी आया हुआ है, पहले तो उससे भी कम था। तो लेकिन इस सुधार का एक परिणाम अच्छा हो गया कि पासपोर्ट हर एक की इच्छा हो गई। पहले था कि विदेश जा रहे हो तो पासपोर्ट लेना, हाँ। अब यह है कि रखो जेब में, आपको क्या पता कब आपको ज़रूरत पड़ेगी, ये कर सकता है। अच्छा, नहीं भी जाना है तब भी रखो, हाँ जी। मतलब आपका अधिकार है, पासपोर्ट होना आपका अधिकार है। मैंने तो यही कहा, हमारे व्यवस्था में भी लोगों को यही कहा कि इसी तरह से आपको करना है, और हर एक को चाहिए। तो आज 450-500 कार्यालय हो गए, ठीक है, कई जगह थोड़ा धीमा कारोबार चलता है, कई जगह थोड़ा फास्ट है, बट कम से कम लोगों को एक बहुत बड़ी सुविधा जो है, आसान तरीका हो गया ये करने का। जैसे डाइवोर्स लेडीज़ होती है या एकल माएँ होती है, उनको अपने पति का या माँ बाप दोनों का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, माँ बाप में से एक का लिख सकते हैं वो। बच्चे जो है अपने पिता और माता का दोनों का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है उनको, वो चाहते हैं तो सिर्फ माँ का लिख सकते हैं, चाहते हैं तो सिर्फ पिताजी का लिख सकते हैं। तो ये जो है बदलाव एक तरह से क्रांतिकारी बदलाव थे, और इसलिए उसकी चर्चा भी हुई है काफ़ी सारी, और बहुत सारे पुरस्कार भी मिल गए पासपोर्ट सेवा को। सर, ये पूरा एक्सपीरियंस ना बहुत ही सरियल सा लगता है कि हो सकता है आप पढ़े लिखे ना हो, लेकिन फिर भी आपके पास पासपोर्ट हो सकता है, हाँ। और आप उस एक टूल की वजह से, एक बुकलेट की वजह से पूरा विश्व घूम सकते हैं। यस, बिल्कुल। एक भारतीय नागरिक के तौर पर इट इज सो एम्पावरिंग। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अब मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। मेरे पास घर में एक मेड रहती थी जी। और उसका जो पति है वो किसी ऐसे ही छोटे इटरीज में बेसिकली कुकिंग का काम करता था। उसके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं थी, लेकिन बहुत अच्छा कुक था। तो मैंने ऐसे ही एक बार, और ये लोग बहुत गरीबी में रहते हैं, हम जो 10-15 हज़ार देते हैं उसका क्या होता है, कुछ नहीं होता है। वो भी ऐसे 10,000 लाता होगा, 2 बच्चे हैं जिनकी शिक्षा करनी है, घर नहीं है, कहीं ना कहीं घर लेना है। तो मैंने ऐसे ही मेड को पूछा कि क्या तुम अपने पति को भेजना चाहोगे विदेश? तो उसकी तो आंखें चमक गई, लेकिन बोलती है कि ये तो कैसे संभव हो सकता है, ये है वो है, बच्चे छोटे हैं। हमने कहा भाई जब तक हमारे पास है तो आपका सब पूरा सुरक्षित है, ये है। और पति जाके थोड़ा ज़्यादा पैसा कमाएगा तो अच्छा रहेगा। तो हमने उसको पासपोर्ट दिलवाया। सर्टिफिकेशन की प्रॉब्लम थी क्योंकि उसने कभी कोई इंस्टीट्यूशन से कोई केटरिंग तो सीखी नहीं। तो मैंने ही अपने लेटर हेड पे बढ़िया सा एक सर्टिफिकेट उसको बना लिया कि भाई ही इज़ वर्किंग विद अस फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड यू नो ही इज़ एन एक्सेलेंट कुक वगैरह वगैरह वगैरह। और एक रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है रजिस्टर्ड वन, उनके ऑथराइज्ड वन, उनको मैंने उसका दे दिया और थोड़ा अपना वर्ड उसके लिए यूज़ करके उसको रोमानिया चला गया। पूरा परिवर्तन हो गया उसका पूरा। उन्होंने कहीं घर ले लिया, वहाँ शिफ्ट हो गए। ये 3-4 साल की बात है। 3-4 साल में उस पूरे घर का जो है आर्थिक स्थिति बदल गई, बच्चे अच्छे पढ़ने लगे, संपूर्ण कायाकल्प। हाँ, कायाकल्प हो सकता। तो ये पावर है, एम्पावरिंग, यू आर राइट इन सेइंग दैट।
तो ये तो एक उदाहरण है, कितने सारे आज भी मुझे लोगों के खत आते हैं, ईमेल आते हैं, मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप पे कि देखिए हम गए वहाँ 3 दिन में घर में पासपोर्ट आ गया। तो एक बड़ा अच्छा सेटिस्फैक्ट्री चीज़ की है। और ऑफ कोर्स मैंने अकेले ने थोड़ी किया है, मैडम सुषमा स्वराज थी, फिर मेरे अधिकारी बड़े इंटेलिजेंट ब्रिलियंट थे, इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने ज़ोरों शोरों से किया, क्योंकि व्यवस्था में लोग हैं लेकिन उनको भी सिग्नल और मार्गदर्शन चाहिए होता है कि भाई हाँ करो, हम आपके साथ हैं। क्योंकि कई बार प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं, फेल्यूर्स होते हैं, वी हैव टू टेक फेल्यूर्स काइंडली। वो भी एक अपने आप में ना हम लोगों को सीखना है। हमको इंडिया में, भारत में हम लोग फेल्यूर को बहुत बुरी तरह से ट्रीट करते हैं। मैंने एक शब्द यूज़ किया है, डिस्कवर किया है जी। आई हैव इन्वेंटेड अ वर्ड। हम कहते हैं यश, सक्सेस, अपयश, फेलियर। मैंने एक वर्ड यूज़ करना शुरू किया है, उपयश। ओके। उपयश मतलब जो यश भी नहीं है, अपयश भी नहीं है, इसके बीच वाला जो है, कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू लर्न, अपग्रेड, इम्प्रोवाइज, इनोवेट। देयर इज नथिंग इन लाइफ कॉल्ड फेल्योर, दीज आर ह्यूमन मैन मेड कंसेप्ट्स। देयर इज नथिंग कॉल्ड सक्सेस, इट्स ऑल्सो अ मैन मेड कंसेप्ट, बिकॉज सक्सेस विल नेवर लास्ट, यस, एंड and so फेलियर does टू failure, yes. नेवर लास्ट। तो जो लास्ट नहीं करता वो हो कैसे सकता है, चाहे वो सक्सेस हो या फेलियर हो। तो हमको उसको उपयश जो है, जो ना यश है ना अपयश है, ज़िंदगी का रास्ता है। कभी गिर जाओगे लेकिन संवर जाओगे, कभी संवरते संवरते गिर जाओगे, कभी संवरने के बावजूद भी गिर जाओगे, लेकिन चलना ज़रूर है, मतलब उठना ज़रूर है, फिर आगे जाने की कोशिश ज़रूर करनी। सर, एक प्रशासनिक अधिकारी होते हुए आप में ये जो संवेदनशीलता है, क्या ये आपके साहित्य प्रेम की वजह से है? नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैं समझता हूँ कि मेरे 3-4 जो है, जिन लोगों का या जिन व्यक्तियों का प्रभाव मुझे हुआ है, मेरे ऊपर हुआ है, उसको मैं संस्कार ही कहता हूँ। उनकी देन है। पहले तो माँ बाप की सादगी, कितना सिंपल और कितना आनंदमय जीवन उन्होंने जिया है, ये देख के मुझे उससे बहुत प्रेरणा मिलती है। तो इसलिए फिर अतिरिक्त चाहत ये वो उसके पीछे मैं कभी ज़्यादा नहीं पड़ा हूँ। ठीक है, कंफर्टेबल जीवन होना चाहिए, लाइफस्टाइल होना चाहिए, और वो मुझे विदेश सेवा में भी और भारत सरकार की सेवा में आसानी से मिल गया। दूसरा था, हमारे जो गांव के शिक्षक थे वो भी बहुत पैशनेट थे पढ़ाई को लेकर। वैसी शिक्षा हमारे बच्चों को नहीं मिलती है। आज भी मैं उनके जाके चरण स्पर्श करता हूँ, जो भी उसमें से जीवित है उन लोगों के, और उन्होंने भी जो हमें मूल्य सिखाए वो भी ऐसे ही थे। पूरा मतलब सादगी हो, चाहे एक दूसरे से आदर का भाव रखना हो, स्नेह भाव रखना हो। और तीसरे और चौथे जो महत्वपूर्ण ये रहे मेरे ऊपर संस्कार रहे, वो मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र के जो समाज सुधारक रहे, हाँ जी, उसमें 2 वर्ग थे। एक तो संतों का, संत ज्ञानेश्वर से लेके तुकाराम तक कई सारे, उसमें महिलाएं भी, कई सारी स्त्रियां भी संत रही है, जनाबाई है, मुक्ताबाई है, ऐसी कई सारी रही है। वो एक वर्ग जिन्होंने पहली बार जो है कास्ट किसी भी बैरियर के परे जाकर मानवता के संदेश दिए। और दूसरे जो सामाजिक सुधारक, समाज सुधारक जो थे, महात्मा फुले हो, शाहू महाराज हो, अम्बेडकर, बाबा साहब, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, अन्य भी कई सारे थे। यहाँ ना उत्तर में कुछ हद तक राजा राम मोहन राय थे। लेकिन जिस तरह का एक बहुत ही मौलिक रेडिकल थिंकिंग के साथ महात्मा फुले ने काम किया, और उसका फिर बाद में आविष्करण जो है कालोचित या काल सुसंगत जो है, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है, जो आधुनिक, ये इन लोगों ने एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक बढ़िया स्ट्रक्चर बना दिया सोचने का, जो मानवता के मूल्यों के प्रति समर्पित होकर जीना जो है सीखा। तो ये बहुत मेरे लिए प्रेरणा के स्थान रहे हैं। और उसके साथ साथ मैंने भारतीय भाषाओं का तो अध्ययन किया ही है, फिर साहित्य की रुचि आ गई है। तो जितना जितना मैं पढ़ता गया, शिक्षा लेता गया, तो ये सब आ गया अंदर अपने आप। मतलब बहुत कोई ऐसी कोशिश करने से ये नहीं होती जी। पर्यावरण, मैं हमेशा कहता हूँ, जिनका बालपन
चाइल्डहुड अच्छा गया है, वो सकारात्मक ज़िंदगी में जो है रहेगा हमेशा। राइट। इसका चाइल्डहुड जो है कठिन गया है, चुनौतीमय रहा है, उसमें अलग अलग तरह के तनाव थे, खेलने के लिए जगह नहीं थी, तो वो जो है फिर बाद में किसी न किसी रूप में चुनौती होने की संभावना है, उस व्यक्ति के लिए भी और समाज के लिए भी। तो हमें ये बिल्कुल हेल्दी स्वास्थ्य भरा पर्यावरण जो है वो तैयार करने में जुटना है आगे। बिल्कुल सर। सर, आई बिलीव हमारे बहुत सारे श्रोता शायद इस बात से अवगत नहीं होंगे कि कोल्हापुर हैज़ हैड अ वेरी लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशन ऑफ सोशल रिफॉर्म्स। Yes. जैसे अभी आपने ही बात करी अंबेडकर साहब की और राजश्री शाहू महाराज की, इन दोनों का जो संबंध था वो हमें आज अपने संविधान में भी दिखता है। वो सोशल रिफॉर्म्स जो कितने दशकों पहले उन लोगों ने सोचे थे, Yes. बिकॉज दे वर विजनरीज, They were वो आज हमारे संविधान में हैं और संविधान के अंतर्गत वो पूरे भारतवर्ष को एक सही राह दिखाते हैं। तो सर, एक एंडिंग नोट पर आप हमारे श्रोताओं को कुछ जीवन के कुछ मूल्य ज़रूर बताएं। मैं क्या बताऊँ, मतलब ये सब मूल्य वैसे तो आए हैं, उसको बहुत अच्छे तरह से कोडिफाई किया गया है हमारे संविधान में, जी। और उस पर मैं विश्वास करता हूँ कि एक व्यक्ति को मीनिंगफुल आशयपूर्ण जीवन जीने के लिए पूरी स्वतंत्रता, समता और न्याय, इन तीन मूल्यों के साथ जो है जीना है। और जो स्वतंत्रता का सम्मान करता है, समता, इक्वालिटी, इक्विटी का सम्मान करता है, और जो न्याय का सम्मान करता है, ये मूल्य जो है वो हमारे धरोहर भी है और हमारे देश को बहुत संपन्न बनाने में उसकी अहम भूमिका रही है और आगे रहेगी। और विश्व गुरु बनना है तो इसको जो है हमें सुदृढ़ करना होगा। कैसे करेंगे? उसके लिए मैंने तीन मूल्य हर व्यक्ति के लिए मैं हमेशा कहता हूँ उसके मूल्य होने चाहिए हर व्यक्ति के पास। दैट इज़ दोज आर लाइफ स्टाइल मंत्रास जो मैं हमेशा लोगों को बताता हूँ। लेकिन जो उनका उगम जो है सत्यम शिवम सुंदरम में है या फिर फ्रीडम, इक्वालिटी और जस्टिस में। राइट। तो मैं बिल्कुल आपको कभी मौका मिला तो चार्ट बना के दिखा सकता हूँ कि क्या संबंध है सत्यम शिवम सुंदरम और फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस। और जो मैं कहता हूँ व्यक्ति को अगर ऐसे जीना है तो तीन चीज़, एक तो सकारात्मकता से जीना पड़ेगा, क्योंकि आपको कभी ऐसा नहीं होगा कि एनवायरनमेंट परफेक्ट है, नहीं होगा, लेकिन सकारात्मक जीना जो है उस कमियों को उसकी पूर्तता कर सकता है, उनको पूरा कर सकता है। दूसरा है सृजनशील। सृजनशील का मतलब होता है क्रिएटिव, बिकॉज वो क्रिएटिविटी जो है वो आपके जो भी अधूरापन है ज़िंदगी का उसको पूरा करने की दिशा में आपको ली जा सकती है। और तीसरा जो है जिसके बिना ये पहले दो पूर्ण नहीं होते हैं वो है समावेशकता, इंक्लूसिविटी। यस। कंपैशन आपके पास नहीं है, दूसरों के प्रति समानुभूति नहीं है, आपको दूसरों की वेदनाओं पे तरस नहीं कहूँगा मैं, वेदनाओं के प्रति सहवेदना नहीं होती है, और कुछ कार्य करने का अगर आपको प्रेरणा नहीं मिलती है उससे, तो वो उसको हम सेंसिटिव नहीं कह सकते हैं, इनसेंसिटिव कहेंगे, तो समावेशक नहीं कहेंगे। तो सकारात्मकता, सृजनशीलता और समावेशकता, ये तीन मूल्य जो है मैंने ज़िंदगी में अपने साथ लेकर चलता हूँ। ऐसा नहीं कि हर वक्त में उसका इम्प्लीमेंट कर पाता हूँ उनको, लेकिन कोशिश करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति के लिए इसकी बहुत अहमियत है, ज़रूरत है, और देश इसी से बड़ा बनेगा, दूसरे किसी और चीज़ों से नहीं बनेगा, क्योंकि जो भी अच्छी चीज़ें हैं उनका इसमें समावेश है। बिल्कुल सर, अगर ज्ञान कर्म में ना उतरे तो शून्य ही कहलाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो ये है, और भारत के लिए अभी लंबा रास्ता है आगे। मतलब जैसे कि शायद गांधी जी ने ही कहा था ना कि आई वांट टू वाइप एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई। वो रास्ता अभी हमारे लिए अभी भी बहुत लंबा, अभी भी हमारे यहाँ आंसू बह रहे हैं। बिल्कुल। और जब तक आंसू बहते रहेंगे तब तक हमारा कार्य पूरा नहीं होता। देश के
तौर पर भी और समाज के तौर पर और व्यक्ति के तौर पर। बिल्कुल, और जब तक हम सब साथ मिलकर इस मार्ग पे आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक ये कार्य पूर्ण हो भी नहीं बिल्कुल पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। Thank you so much, sir, for accepting our invitation and gracing us with your presence today. I believe this is going to be one of the most heartiest conversation we have had on Vichar Vahini for our listeners. And it would be a pleasure for us to invite you again for such podcast again. Thank you so much. Thank you, wonderful. You have been wonderful, and you asked such relevant questions. I was very delighted to be with you today.